हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल उन्नति आईएएस पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं और यह हमारा मध्यकालीन इतिहास का तीसरा भाग है। पहले भाग और दूसरे भाग में हमने दिल्ली सल्तनत पर विस्तृत चर्चा की थी। आज हमारा जो भाग 3 है वो मुगलों पर आधारित होगा। तो मुगल वंश है, 1526 से 1857 का टाइम पीरियड मुगलों का था। मुगलों के टाइम पीरियड को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक उत्कर्ष जो 1526 से 1707 तक रहेगा और दूसरा मुगलों का पतन जो 1707 से 1857 तक रहेगा। संस्थापक इसके बाबर रहेंगे और इसके जो अंतिम शासक है वो बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम मुगलों के उत्कर्ष की बात करें तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, दवार बख्श, शाहजहां और औरंगजेब, ये इतने शासक हैं जो एक तरह से मुगलों के उत्कर्ष में शामिल रहेंगे, जो मुगलों के शासन व्यवस्था को ऊपर पहुंचाने में काफी योगदान रहेगा। शुरुआत होगी हमारी बाबर से। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम था। 4-5 साल लगभग टाइम पीरियड इनका। 1526 में भारत आएंगे और 1503 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। इनका जन्म होगा 14 फरवरी 1483 में। ये इनका जन्म होगा फरगना पर। इनके माताजी थे कुतुबुल निगार बेग, जो तैमूर के 5वीं वंशज थी, और इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो मंगोलों के 14वें वंशज माने जाते थे और ये फरगना के शासक थे। 1494 ईस्वी में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई और केवल 11 वर्ष और 4 महीने की आयु में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। बहुत ही कम आयु में बाबर गद्दी पर बैठ गया। 1497 ईस्वी में दूसरे प्रयास में बाबर का 100 दिन के लिए समरकंद पर अधिकार हो गया। समरकंद एक बहुत ही फेमस जगह थी। दो जगह है, एक फरगना और समरकंद। एक फरगना और दूसरा समरकंद। बाबर फरगना का शासक था, लेकिन वो समरकंद पर अधिकार करना चाहता था। लेकिन ऐसा हुआ कि एक बार उसने समरकंद पर आक्रमण किया, समरकंद पर अधिकार किया और लगभग 100 दिनों तक समरकंद पर अधिकार करके रखा। और उसके बाद जब उस फरगना पर विद्रोह हुआ तो दमन करने के लिए फरगना आया और उसके यहाँ से फरगना भी निकल गया और समरकंद भी निकल गया। तो उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि मैंने समरकंद के लिए अपना फरगना भी खो दिया, अब ना मेरे हाथ में फरगना है और ना ही समरकंद है, ये दोनों। तो समरकंद में उसके चाचा सैबानी खां का अधिकार हुआ था और फरगना में विद्रोहियों का अधिकार हुआ था। समरकंद जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 150 वर्षों तक तैमूर वंश की राजधानी रहा है, इस वजह से ये समरकंद इंपॉर्टेंट है। 1500 ईस्वी में पुनः फरगना पर अधिकार किया। कुछ ज्यादा समय के लिए नहीं हो पाया, केवल 2 साल के लिए था। समरकंद पर फिर से अभियान हो गया। उसके बाद एक युद्ध हुआ 1502 में, अपने चाचा के साथ ही लड़ा। 1502 में सर ए पुल का युद्ध, जिसमें बाबर और सैबानी खां लड़े। बाबर पराजित हुआ और इसको मध्य एशिया से बाहर खदेड़ दिया गया। और इसी युद्ध में पहली बार तोप और बारूद का पहली बार प्रयोग किया गया था, सर ए पुल का युद्ध। बाबर का जीवन, क्योंकि उस समय सारा क्षेत्र उसके हाथ से निकल चुका था, तो उसका जीवन घुमंतु जीवन था जो वो व्यतीत कर रहा था। उसके बाद अपनी शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए 1504 ईस्वी में उसने काबुल और कांधार पर अधिकार कर लिया। और काबुल पर कांधार पर अधिकार करने के बाद उसने अपनी पैतृक उपाधि, जो उसके माता पिता उमर शेख मिर्जा है तो मिर्जा उपाधि थी, तो उस मिर्जा की उपाधि को छोड़कर पादशाह की उपाधि धारण की, एक तरह की उपाधि हुआ करती थी। इसके बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसका पूरा नाम पड़ा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पातशाह। इसके बाद बाबर का भारत पर आक्रमण हुआ। तो पहला जो आक्रमण होगा 1519 ईस्वी में होगा, बाजौर के भेड़ा घाट के किले पर किया जाएगा। याद रखिएगा, विश्व में पहली बार गोला और बारूद का उपयोग 1502 में सर ए पुल का युद्ध। और भारत में तो याद रखिएगा पहला आक्रमण बाजौर के पास हुआ, जहां पर पहली बार गोला और बारूद का प्रयोग किया गया बाबर के द्वारा। 1520 से 1521 तक इसके मध्य भारत में इसने 3 और आक्रमण किए। तो पहला 1519 में, फिर 1520 से 21 के मध्य 3 और आक्रमण हुए। इसके बाद इसका जो भारत पे 5वां आक्रमण होगा वो 21 अप्रैल 1526 को होगा, जिसे हम पानीपत का पहला युद्ध बोलते हैं। बहुत फेमस युद्ध है पानीपत का। कौन कौन? तो एक व्यक्ति था दौलत खां लोधी, जो पंजाब का शासक था, आलम खां लोधी जो दिल्ली का शासक था, और राणा सांगा जो राजस्थान का शासक था। मैंने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के टाइम पीरियड में मैंने बताया था कि इन सभी तीनों लोगों ने बाबर को बार बार निमंत्रण दिया कि आप आइए और दिल्ली पर जो शासक था उस समय का इब्राहिम लोधी, इसको आप हटाइए और हटा करके हमको अपना शासन व्यवस्था स्थापित करने का योगदान करने दीजिए। दिल्ली पर अधिकार इब्राहिम लोधी का था और इसकी राजधानी आगरा या सिकंदराबाद थी। उसके बाद पानीपत का पहला युद्ध हो रहा है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच होगा। कहा जाता है बाबर की सेना बहुत कम थी, फिर भी उसने
इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया। दोनों की सेना का अनुपात 1:3 था, मतलब बाबर की सेना 1 थी तो इब्राहिम लोदी की सेना 3 गुना थी। इसके बाद यहाँ पर बाबर ने पहली बार तुगलुमा पद्धति का प्रयोग किया। और तुगलुमा पद्धति क्या होता है, एक तरफ नदी थी और एक तरफ इधर नदी, मान लो हम मान लेते हैं इधर नदी थी और एक तरफ क्या किया गया, खाई खोद दी गई ऐसे करके। तो यहाँ से क्या होता था, जब भी दुश्मन के सैनिक यहाँ से इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सकरा स्पेस था दुश्मन के सैनिकों के इंटर करने का, लेकिन यहाँ पे बाबर के बहुत सारे सैनिक खड़े थे जो आसानी से इन लोगों को एक एक करके मार सकते थे। और यही थी आपकी कौन सी, तुगलुमा पद्धति। असला उस्मानी पद्धति से तोपे सजाई, 2 गाड़ियां लगवाई और 2 गाड़ियों के बीच में क्या कर दिया, तोपे सजा करके और उनको मूवेबल बनाया, मतलब आसानी से आप इधर से उधर उनको लेके जा सकते थे। और सेना का में जो 2 लोग थे, एक उस्ताद अली और दूसरा मुस्तफा खां, ये तोपची और बंदूकची थे बाबर के। इब्राहिम लोदी के युद्ध स्थल पर हत्या कर दी गई, इब्राहिम लोदी हारा और उसकी हत्या कर दी गई युद्ध स्थल पर ही। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक है इब्राहिम लोदी जो युद्ध स्थल पर मारा जाएगा। और इस विजय के उपलक्ष्य में बाबर के द्वारा काबुल की जनता को चांदी के सिक्के बांटे गए और इसी से प्रभावित होकर वहां की जनता ने इसको कलंदर की उपाधि दी। इसके बाद पानीपत में अपनी बेगम के नाम पर काबुली बाग और काबुली मस्जिद बनवाया। इसकी पत्नी का नाम था काबुली बेगम नाम था बाबर की पत्नी का नाम। इस वजह से पानीपत में इसने काबुली बाग और काबुली मस्जिद बनवाया। काबुल में शाहरुख सिक्के चलवाए और कांधार में बाबरी सिक्के चलवाए। इसके बाद 1527 में बयाना का युद्ध हुआ जो बाबर की पहली हार है। ये युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। राणा सांगा का सेनापति हसन मेवाती खां, जिसने बाबर को पराजित किया। यह बाबर की पहली हार है, याद रखिएगा, किताबों में नहीं मिलता लेकिन है ये। अगला खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, बाबर और राणा सांगा के बीच फिर से होगा। अब क्योंकि हुआ क्या था कि बाबर द्वारा राणा सांगा को दंड देने के उद्देश्य से युद्ध लड़ा गया, क्योंकि बाबर चाहता था कि राणा सांगा को पराजित करे। काबुल का एक ज्योतिषी था जिसने भविष्यवाणी की थी, अहमद शरीफ, कि अगर बाबर ये राणा सांगा का जो खानवा का युद्ध है खानवा का युद्ध अगर बाबर लड़ेगा तो वो हार जाएगा। और इसी वजह से कहा जाता है कि उसकी जो सेना थी वो काफी हतोत्साहित थी इस युद्ध को लेकर के। तो उसने जनता से तमका कर हटा दिया जो एक व्यापारिक कर था, और लगभग सभी शराब की बोतलें तोड़वा दी और जिहाद का नारा दिया कि ये धर्म युद्ध है। जिहाद क्या होता है, गैर मुस्लिम व्यक्तियों के विरुद्ध जो युद्ध किया जाता है उसे जिहाद कहा जाता है। इसके बाद खानवा का युद्ध हुआ। एक तरफ तो बाबर था और एक तरफ राणा सांगा, महमूद लोदी और मेदिनी राय आकर के लड़े। अब इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ, लेकिन बाबर ने एक चीज देखी कि राणा सांगा के विरुद्ध तो हमने युद्ध किया है, ठीक है, इसका आना उचित है। इसके बाद महमूद लोदी का आना उचित है क्योंकि हमने इसके भाई इब्राहिम लोदी की हत्या की थी। बट ये जो मेदिनी राय है ये इस युद्ध में कैसे आ गया, क्योंकि इसका अभी तक हमारे साथ कोई योगदान नहीं है। और बस इसी कारण इसका जो अगला युद्ध होगा मेदिनी राय को दंडित करने के लिए किया जाएगा। खानवा के युद्ध के बाद एक उपाधि धारण करेगा बाबर, काजी। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, पादशाह कलंदर और गाजी। गाजी क्या होता है, तो काफिरों को मारने वाला क्या कहलाता है, गाजी कहलाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद काफिरों की गर्दन का ढेर बनाकर इसने खुशी मनाई, जो एक मंगोलों की प्रक्रिया थी, पूरे गर्दन काट काट करके ढेर लगा लेते थे ये लोग। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ जिसमें मेदिनी राय को इसने मारा और मार करके उसकी गर्दन काट दी। मालवा का शासक था मेदिनी राय, मैंने बताया था ये खानवा के युद्ध में मदद करने पहुंचा था। इस वजह से मेदिनी राय के महल में जब ये पहुंचा तो महिलाओं ने, वहां की मालवा की महिलाओं ने जौहर कर लिया। तो बाबर ने पहली बार जौहर किस युद्ध में देखा था, ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पहली बार जौहर देखा था। शेर खां जो सूरवंश का पहला शासक है, जो सूरवंश की स्थापना भी करेगा, जिसका पूरा नाम शेरशाह सूरी है, ये चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से लड़ा था। और जब बाबर को पता चला इसके बारे में, क्योंकि बहुत योग्य व्यक्ति है और इसको पकड़ने का प्रयास किया गया, तभी कहा जाता है कि ये वहां से भाग खड़ा हुआ और अपने एक सहयोगी से बोल के गया कि अगर अल्लाह ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को भारत की धरती से खदेड़ दूंगा। और यही हुआ। 1539 और 1540 के युद्ध में कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जो हुआ, चौसा और कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध, उन दोनों युद्धों में हुमायूं को पराजित करने के बाद इसी शेर खान के द्वारा पूरे मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दिया गया। इसके बाद 1528 में अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर बाकी। उसने अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, जो आजकल बाबरी मस्जिद का शिलान्यास भी होने वाला है। माफी चाहता हूँ, राम मंदिर का
22 जनवरी को। तो यहीं पर वो पूरा सेगमेंट था। बाबर एक समलैंगिक व्यक्ति था, इसलिए मीर बाकी द्वारा बनवाई गई मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाता था, क्योंकि समलैंगिक व्यक्ति वो होता है जिसके संबंध पुरुष और महिला दोनों से बन सकते हैं। तो बाबर कहता था मीर बाकी को कि मैं तेरा बाबर और तू मेरी बाबरी, और इसी आधार पर जो मस्जिद बनवाई गई उसे बाबरी मस्जिद कहा गया। 6 दिसंबर 1992 को यूपी के सीएम कल्याण सिंह के द्वारा बाबरी मस्जिद को तोड़वा दिया गया, और 9 दिसंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया और बाबरी मस्जिद को हटा करके वहां पर राम मंदिर बनाने का फैसला किया गया। और 22 जनवरी 2024 को 22 जनवरी 2024 को बाबरी मस्जिद का उद्घाटन की बात कही गई है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। 1529 घाघरा का युद्ध हुआ, बाबर और अफगानों के बीच हुआ, और अफगानों का नेतृत्व कर रहे थे महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई है। ये खानवा के युद्ध में भी लड़ा था। अगला, ये युद्ध जल और स्थल दोनों में हुआ और बाबर का अंतिम युद्ध था। इसके बाद क्या हुआ, 1530 में बाबर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसका मकबरा, मृत्यु के बाद इसे आरामबाग दिल्ली में दफनाया गया। इसकी पुत्री गुलबदन बेगम ने इसके मकबरे को दिल्ली से उठा करके काबुल ले गई। वो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है फारसी तुर्की भाषा में, जिसका नाम है बाबरनामा। उसे और दूसरी भाषा में तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। इस आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खाने खाना ने। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है मैडम बेबरीज, और इसका हिंदी में अनुवाद किया है रजनीकांत शर्मा ने। बाबर ढोल नगाड़ों का शौकीन था और बागवानी का भी शौकीन था बाबर, ये बात ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें। बाबर की मृत्यु जैसे ही 1530 में होगी तो उसका पुत्र 1530 से 1540 और 1555 से 1556 में गद्दी पर बैठेगा। नाम पुत्र का हुमायूं है, जो गद्दी पर बैठेगा नसीरुद्दीन महमूद के नाम से, इसका बचपन का नाम था। 1508 ईस्वी में काबुल में इसका जन्म हुआ था, और 1530 में ये दिल्ली जो आपका गद्दी है बादशाह मुगल काल की गद्दी पर बैठा। बाबर की कुल 3 पत्नियां थी, जिनमें से माहम सुल्ताना एक थी, गुलरुख बेगम दूसरी थी, और दिलदार अगाची तीसरी थी। माहम सुल्ताना से हुमायूं का जन्म हुआ था, गुलरुख बेगम से कामरान का जन्म हुआ था, और कामरान के अलावा अस्करी और दिलदार अगाची से हिंदाल का जन्म हुआ था। मतलब बाबर के जो प्रमुख 4 पुत्र थे उनमें से हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल था, जो 3 अलग अलग पत्नियों से उत्पन्न हुए थे। बाबर ये बोल के गया था कि बाबर का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था वो हुमायूं था, चहेता भी था, और बाबर की अंतिम इच्छा थी कि मेरी मृत्यु के बाद जो पूरा साम्राज्य होगा ना वो सभी पुत्रों में बांट दिया जाए, और इसी कारण से हुमायूं ने पूरा साम्राज्य सब पुत्रों में अलग अलग बांट दिया। जैसे हुमायूं ने आगरा और दिल्ली को अपने पास रखा, काबुल और कांधार को कामरान को दे दिया, अस्करी को संभल दे दिया, और हिंदाल को अलवर दे दिया। तो ये क्षेत्र हो गए जो हुमायूं द्वारा बांट दिए गए थे। पानीपत के पहले युद्ध में ग्वालियर के शासक से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था हुमायूं ने, और बाबर को सौंप दिया था। अब हुमायूं के शासनकाल में कौन कौन व्यक्ति है, तो बंगाल के क्षेत्र में एक व्यक्ति है महमूद लोदी, जो लोदी वंश का संभवतः अंतिम शासक हो सकता है। इसके बाद बिहार में शेर खां है, गुजरात में बहादुर शाह है, और हुमायूं स्वयं आगरा और दिल्ली पर अधिकार करके बैठा है। मतलब जो उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र है, यहाँ के सारे क्षेत्र हो गए। 1531 में हुमायूं का पहला अभियान हुआ, कलिंजर अभियान। प्रताप रुद्रदेव यहाँ के शासक थे ग्वालियर के, और हुमायूं को पराजित किया। ये पहली हार थी हुमायूं की, और जैसे ही पहली हार हुमायूं की होगी वैसे ही महमूद लोदी, जो कि 1532 में हुमायूं पर अटैक करेगा, और उनके बीच एक युद्ध लड़ा जाएगा, दोहरिया का युद्ध। इस युद्ध में हुमायूं विजयी होगा और महमूद लोदी को पराजित करेगा, और महमूद लोदी वापस से कहाँ भाग जाएगा, बंगाल भाग जाएगा। इसके बाद क्योंकि जब 1528 का चंदेरी का युद्ध हुआ था, तो उस समय मैंने बताया था अकबर के द्वारा एक हुमायूं को ये बात बोली गई थी कि अपने जीवन काल में तुम्हें इस शेर खान या शेर शाह से बच के रहना पड़ेगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनारगढ़ का घेरा किया। चुनारगढ़ के घेरा में कौन था, तो शेर खान ही था, जो सुनारगढ़ के घेरा में था। बहुत कमजोर शासक था उस समय ये। तो 6 माह की घेराबंदी के बाद उसको शेर खान संधि के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो बहुत कमजोर था। तो उसने दिमाग लगाया और उसने अपने पुत्र कुतुब खान को भेजा और कुछ सेना भेज करके संधि कर दी हुमायूं से, और बोला कि जब भी आपको समस्या होगी तो मेरा पुत्र और ये सैनिक आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसके बाद 1535 में बहादुर शाह से संघर्ष हुआ। मालवा और गुजरात का शासक था, मालवा और गुजरात में था ये। सिसोदिया वंश के संस्थापक थे संग्राम सिंह, जिनका नाम राणा सांगा भी है। उनकी मृत्यु हो गई थी। अब उनकी मृत्यु के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र गद्दी पर बैठा, लेकिन बहादुर शाह के द्वारा यहाँ पर आक्रमण कर दिया गया मालवा और गुजरात वाले क्षेत्रों में।
संग्राम सिंह की पत्नी थी रानी कर्णावती, इन्होंने राखी भेज करके हुमायूं से मदद मांगी थी। और हुमायूं जब यहाँ से वहां पहुंचा तब तक काफी देर हो चुकी थी और संपूर्ण सिसोदिया वंश का बहादुर शाह के द्वारा अंत कर दिया गया था और महिलाएं और रानी जो कर्णावती बची थी इन्होंने जौहर कर लिया था। हुमायूं जब पहुंचा तो हुमायूं को बहुत बुरा लगा इस बात का कि मदद के लिए वो आया लेकिन वो देर हो गई। इस कारण से हुमायूं ने बहादुर शाह के विरुद्ध अभियान किया और इसको पराजित करके क्रोध में इसकी हत्या कर दी, है ना। इसके बाद 1538 ईस्वी का वो समय था जब इसका ध्यान फिर से शेर खान की तरफ गया और इसने शेर खान पर दूसरा अभियान किया। कहां पर? तो चुनारगढ़ के किले पर दूसरा अभियान किया गया और कहा जाता है इसने इस बार शेर खान स्वयं नहीं रुका, अपने पुत्र कुतुब खां को यहाँ का रक्षक बनाया और अपना पिछले दरवाजे से बाहर चला गया। हुमायूं यहाँ तक 4 माह तक यहाँ संघर्ष करता रहेगा। 4 माह के बाद ये चुनारगढ़ पर अधिकार कर लेगा, लेकिन यहाँ पर इतना भोजन और मदिरा था कि ये 40 दिन तक यहीं पड़ा रह जाएगा। संपूर्ण सेना 4 माह तक यहीं जश्न में डूबी रहेगी और इसके बाद जैसे ही 4 माह गुजरेंगे तो फिर इसके बाद वापस से ये बंगाल की ओर जाएगा, क्योंकि शेर खान बंगाल की तरफ अग्रसर हो गया था। उसका पीछा करते करते ये बंगाल पहुंचेगा। अब जब ये बंगाल पहुंचेगा तो शेर खान बंगाल से वापस कहाँ जाएगा? बिहार आ जाएगा। और जब हुमायूं की सेना थक चुकी होगी और वो गौड़ नामक स्थान पे पहुंचेगी तो वहां लाशों के ढेर मिलेंगे और लाशों के ढेर को इसने पुनः निर्माण कराया और इस पूरे शहर का नाम रखा जन्नताबाद। मतलब बहुत ज्यादा युद्ध के कारण बहुत ज्यादा सेना मारी गई थी यहाँ पर। अगला, हुमायूं की सेना जब वापस आगरा की ओर आई तो रास्ते में शेर खान के द्वारा यहाँ पर इसका वेट किया जा रहा था, इंतजार किया जा रहा था और कर्मनासा नदी के तट पर हुमायूं का इंतजार कर रहा था शेर खान। और हुमायूं और शेर खान के बीच जो पहला युद्ध होगा 1539 का होगा, जिसे हम बोलते हैं चौसा का युद्ध, जो हुमायूं और शेर खान के बीच होगा। गंगा और कर्मनासा नदी के संगम पर यह युद्ध होगा। हुमायूं की सेना, जैसे ये गंगा नदी थी और इसके किनारे ये कर्मनासा नदी है, तो यहाँ पे जो ढाल वाला एरिया है ना, इधर वाला एरिया, इस एरिया में हुमायूं की सेना थी और इधर जो उथला स्थल होगा इधर शेर खान की सेना थी। शेर खान अभी भी उतना शक्तिशाली नहीं था तो उसने दिमाग लगाया, इनको संधि में उलझा के रखा 6 माह तक। और जब 6 माह हो गया और जब यहाँ पे इस क्षेत्रों में वर्षा होगी तो यहाँ का जल स्तर बढ़ जाएगा और जल स्तर बढ़ेगा तो हुमायूं का जो पूरा क्षेत्र है या सेना सहित ये एक तरह से बाढ़ वाले क्षेत्र में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? बाढ़ वाले क्षेत्र में आ जाएगा, जिसके कारण हुमायूं का जो बारूद वगैरह है ये सब क्या हो गया? समाप्त हो गया और इस कारण से इस युद्ध में हार हुई। तो शेर खान ने क्या किया? 3 माह तक उलझा के रखा इनको, हुमायूं को संधि के लिए। और जब वर्षा आई तो निचला स्तर होने के कारण हुमायूं के खेमे में जल भरा हो गया तो तोपे और बारूद खराब हो गई और इस कारण से शेर खान ने उस पर आक्रमण करके हुमायूं को आसानी से हरा दिया और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया। कहा जाता है कि जब वो गंगा नदी में कूद गया तो वो डूबने लग गया, तो क्योंकि उसके वो चोटिल हो गया था, दाहिने हाथ में बाण लग गया था तो डूबने लग गया, तो एक निजाम नामक भिश्ती के द्वारा इसकी जान बचाई गई। हुमायूं पुनः आगरा पहुंचा और आगरा पहुंच करके निजाम को पुरस्कार स्वरूप 1 दिन का बादशाह घोषित किया और निजाम ने उस 1 दिन के बादशाह में चमड़े की मुद्रा चलाई और शेर खान द्वारा शेर शाह सूरी की उपाधि ग्रहण की गई, क्योंकि वो ये युद्ध जीता था और उसने खुद का खुतबा पढ़वाया और खिलाते भी बांटी। खुतबा क्या होता है? अपने नाम के एक तरह से लोगों के बीच में अपना नाम पढ़वाना या लिखवाना, वो खुतबा कहलाता है। उसके बाद अगला युद्ध हुआ कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 1540 से 1540 में हुआ। ये आगरा में हुमायूं का शासन था और बिहार में शेर शाह सूरी का। दोनों के बीच कन्नौज में युद्ध हुआ क्योंकि कन्नौज दोनों के बीच में पड़ेगा। इस वजह से हुमायूं पराजित हुआ और शेर शाह सूरी विजयी हुआ। इसके बाद कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पूरे भारत से खदेड़ दिया। तो हुमायूं कन्नौज से आगरा और आगरा से काबुल होते हुए भारत से कहाँ चला गया? बाहर चला गया। 3 भाइयों में से किसी के द्वारा भी हुमायूं की मदद नहीं की गई। तब हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री से हुमायूं ने विवाह किया, जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम। मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूं ने विवाह किया और हुमायूं ने विवाह करने के बाद हुमायूं को पहली शरण मिली जोधपुर के मालदेव के पास। मतलब वो शरण लेने के लिए जब पहुंचा तो जोधपुर के शासक थे जिनका नाम था मालदेव, उन्होंने इनको शरण देने का आश्वासन किया, लेकिन ये व्यक्ति हुमायूं को धोखा देना चाहता था। इस वजह से हुमायूं को जैसे ही बात पता चली तो वो वहां से भाग करके दूसरी जगह शरण लिया। उस समय राजा वीर साल के यहाँ शरण लिया और वहीं पर राजा वीर साल के यहाँ 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ, जो इस वंश का सबसे योग्य व्यक्ति है। हुमायूं द्वारा सैनिकों को कस्तूरी भेंट की गई। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है
कि कस्तूरी की सुगंध बहुत बेहतर होती है। तो हुमायूं ने बोला कि जैसे आज कस्तूरी की सुगंध पूरे कमरे में शोभायमान हो रही है, वैसे मेरे पुत्र का जो नाम होगा वो पूरे भारत में शोभायमान रहेगा। अकबर को उसकी माँ धाय माँ माहम अंगा और जीजी अंगा के पास छोड़ करके ये लोग ईरान चले गए। अब ईरान में एक शासक था तस्माए खां। तस्माए खां के योगदान से इनको सेना मिली, और सेना मिलने के बाद पुनः हुमायूं ने फिर से अपनी शुरुआत काबुल और कांधार से की, जैसे इसके पिता बाबर ने की थी। तो 1545 में काबुल और कांधार पर विजय प्राप्त किया, क्योंकि कामरान इसका भाई ही था, उसी के पास काबुल और कांधार था। अटैक क्यों किया? क्योंकि मैंने बताया था जब ये यहाँ से भाग के जाएगा तो किसी भी भाई के द्वारा इसकी मदद नहीं की जाएगी। उसके बाद 1554 में पेशावर जीता, 1555 में लाहौर को जीता, और ये सब जीतने के बाद मई 1555 में एक युद्ध लड़ा गया, मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो हुमायूं और अफगानी सेना हैबात खां और ततार खां के बीच लड़ा गया। इसमें अफगानी सेना पराजित हुई और हुमायूं विजयी हुआ। इसके बाद जून, एक ही महीने बाद जून 1555 में सर-ए-हिंद का युद्ध हुआ, जो सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। तो ये सिकंदर सूरी था, ये सूर्यवंश का अंतिम शासक था, इसके बीच और हुमायूं के बीच लड़ा गया, और एक बार पुनः दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना हो गई। लेकिन ये बहुत देर तक नहीं चल पाई, क्योंकि 1556 ईस्वी में ही दीने पनाह नामक जो नगर है उसमें एक पुस्तकालय था, शेरे मंडल। इस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई। और इसके बारे में जो इतिहासकार हैं वो लिखते हैं, ये बादशाह ऐसा था जो पूरे जीवन भर लड़खड़ाकर जिया और अंत में लड़खड़ाकर ही मर गया। और ये जो दीने पनाह पुस्तकालय, शेरे मंडल पुस्तकालय है, ये शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के बगल में हाजी बेगम के द्वारा यह मकबरा बनवाया गया था। जीवनी का नाम हुमायूं नामा है, जो फारसी भाषा में लिखी है, और ये लिखा था इसकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा। अफीम का शौकीन बादशाह था, ये ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है। ज्योतिष पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था, इस कारण से प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे। और लेनपुल ने क्या बोला इसके बारे में, कि हुमायूं पूरे जीवन काल में लड़खड़ाकर जिया और लड़खड़ाकर ही मर गया। अगला सूर्यवंश। इस सूर्यवंश की शुरुआत 1540 से 1555 के बीच होगी। इसके शासक होंगे शेर शाह सूरी, जो 1540 से 1545 तक चलेंगे। इनका जन्म कब होगा? 1486 ईस्वी में पंजाब के होशियारपुर में इनका जन्म होगा। और इनके पिता जो जौनपुर के जागीर थे, इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मैंने बताया था शेर खां जो है मुगलों की तरफ से लड़ेगा। लेकिन मैंने बताया कि मुगलों की सेना की तरफ से लड़ेगा तो, लेकिन जैसे ही बाबर को ये बात पता चलेगी तो ये भाग करके बिहार के शासक बहार खान लोहानी के पास पहुंच जाएगा। और एक समय के बाद जब एक बार बहार खान लोहानी शिकार खेलने गए थे, तो ये संरक्षक के रूप में उसके साथ जाएगा। और अचानक से जब शेर आ गया तो इसने बहार का एक ही वार से शेर की हत्या कर दी, जिस कारण इसका नाम फरीद था बचपन का, जिस कारण इसको शेर खां कहा गया बहार खान लोहानी के द्वारा। क्यों? क्योंकि एक ही वार में इसने शेर की हत्या कर दी थी, इस कारण से इसे शेर खां की उपाधि दी गई। और बहार खान की मृत्यु के बाद इसकी पत्नी थी दुद्दू बेगम, तो इससे इसने शादी कर दी, हुमायूं के द्वारा शादी कर ली। और उसके जो पुत्र था जलाल खां को बिहार की गद्दी पर बिठा दिया, और शेर खां इसका संरक्षक बन गया। कुछ समय बाद ये जलाल खां की हत्या करेगा, और जलाल खां की हत्या करने के बाद ये गद्दी पर बैठेगा। तो जब जलाल खां का संरक्षक था ये, तो इसने हजरत ए आला की उपाधि ग्रहण की, इसने शेर खान ने। और जब बहार खान लोहानी की मृत्यु हो गई, दुद्दू बीबी से विवाह किया, और जलाल के बाद स्वयं बिहार की गद्दी पर बैठेगा बाय द नेम ऑफ उसके साथ। ठीक है, अब इसके साथ टाइम पीरियड का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था, जिसके बारे में अभी पढ़ चुके हैं, हुमायूं। तो 1532 में इसका जो पहला संघर्ष होगा हुमायूं से, चुनारगढ़ का घेरा होगा। मैंने बताया था अपने पुत्र कुतुब खां और सेना के साथ इसने संधि कर ली थी हुमायूं से। 1538 में चुनारगढ़ का दूसरा घेरा होगा, और इसका पुत्र इस पूरे घेरे को देखेगा, और घेरे पर जब भी अधिकार होगा हुमायूं का अधिकार हो जाएगा बाद में, लेकिन ये दोनों वहां से निकल करके बंगाल आ जाएंगे। और जब हुमायूं इनके पीछे पीछे बंगाल जाएगा तो ये पुनः वापस पहुंच जाएंगे बिहार। और जब हुमायूं आगरा की तरफ अग्रसर होगा तो बिहार में गंगा और चौसा नदी के तट पर ये हुमायूं को घेरेंगे और वहीं पर इसको पराजित करेंगे। 1539 का चौसा का युद्ध, जहां पर हुमायूं और शेर खां का युद्ध हुआ, शेर खां विजयी हुआ और शेर शाह की उपाधि ली। 1540 का कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ। भारत छोड़कर जाना पड़ा था शेर शाह हुमायूं को, है ना, क्योंकि हार गया था ये। 1540 में शेर शाह के द्वारा सूरवंश की स्थापना की गई। अब शेर शाह के प्रमुख अभियान है। 1542 में इसका पहला अभियान मल्लू खां के विरुद्ध हुआ, जो पराजित हुआ।
पराजित किया मल्लू खां को। 1543 में ग्वालियर के शासक पूरनमल के साथ इसका अभियान हुआ, इसको भी पराजित किया। 1544 में मारवाड़ के शासक मालदेव के विरुद्ध इसने अभियान किया और मालदेव को भी इसने पराजित किया। इसके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जैसी। इनका टाइम पीरियड है 1540 से 1545 तक। मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा पद्मावत नाम का एक ग्रंथ लिखा गया जो रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी की कहानी का विस्तृत वर्णन करता है। उसके बाद शेर शाह के द्वारा पेशावर से कलकत्ता तक की सड़क बनवाई गई जिसे सड़क ए आजम भी कहा गया। इसके बाद कुछ समय अब सड़क बनवाई गई तो सड़क में आने जाने के लिए उसके किनारे सराय भी बनवाए गए ताकि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो और वो यात्रा के दौरान आराम कर सके। और इसी सड़क को बाद में जीटी रोड के नाम से जाना गया जो अमृतसर से कलकत्ता तक हो गया। पहले ये पेशावर से कलकत्ता तक था, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो अमृतसर से कलकत्ता तक हो गया। अगर पुरानी बात करें तो जीटी रोड को NH1 और NH2 का संयुक्त रूप माना जाता है ना। NH1 और NH2 को संयुक्त रूप से जीटी रोड कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में ये हाईवे बदल चुके हैं। जैसे अमृतसर से कलकत्ता तक है आपका जीटी रोड, जिसमें अमृतसर से जालंधर तक का जो हाईवे है उसे NH3 बोलते हैं। जालंधर से जो आगरा तक का हाईवे है उसे NH44 बोलते हैं और आगरा से जो कलकत्ता तक का हाईवे है इसे NH19 बोलते हैं। तो NH3, 44 और 19, 3, 44 और 19 ये तीन हाईवे को मिला करके आपका जीटी रोड बनता है। अगला, भूमि मापन के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की शेर शाह सूरी के द्वारा और भूमि मापक यंत्र शुरू किया जिसे बोलते हैं गजे सिकंदरी, जो 30 से 33 इंच का था और ये भूमि मापन के काम में आता था। इसने चांदी का रुपया चलवाया और तांबे का दाम चलवाया, ये दो सिक्के चलवाए। डाक व्यवस्था की शुरुआत कराई, दाग एवं हुलिया प्रथा की शुरुआत कराई और दिल्ली में पुराने किले का निर्माण कराया और दिल्ली में एक मस्जिद भी बनवाई, किला एक कोना मस्जिद का निर्माण कराया। रोहतास नामक एक नए शहर की भी स्थापना की और अपने मरने से पहले सासाराम में अपने मकबरे का भी निर्माण कराया। ये ईरानी शैली से कराया गया था। तो याद रखिएगा, मध्यकालीन इतिहास का पहला शासक है जिसने अपने मरने से पहले अपना मकबरा बनवाया था। इसका अंतिम अभियान 1545 में हुआ जो कलिंजर अभियान था। कलिंजर के किले में इसने घेराबंदी की और सैनिकों को आदेश दिया कि किले की दीवार तोड़ने का, लेकिन कहा जाता है एक अस्त्र था उक्का नामक अस्त्र, उसमें गोला भर करके दूर फेंका जा सकता था, तो उसी में गोला भर करके दूर फेंकने दिया जाता है और कहा जाता है इसी में फंस करके दीवार से टकराकर ये गोला वापस आ जाएगा और बारूद में गिरने के कारण इसमें आग लग जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, जलकर मर जाएगा ये। अब इसने अपने टाइम पीरियड पे 2 कर लगाए, एक जरीबाना जो भू राजस्व कर था और महासिलाना जो सामान्य कर था। 2 प्रकार के कर इंट्रोड्यूस किए गए शेर शाह सूरी के द्वारा। 1545 में मृत्यु हो गई और इसके बाद जो शासक थे वो अयोग्य थे, जिस कारण से 10 वर्षों में ही सूर्यवंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके पास 3 अयोग्य शासक आए, इस्लाम शाह सूरी, आदिल शाह सूरी और सिकंदर सूरी। और इन तीनों में से आदिल शाह सूरी ने अपना पीएम बनाया हेमचंद्र विक्रमादित्य को या हेमू को। कहा जाता है हेमू जो था वो बहुत योग्य व्यक्ति था, उसने अपने पूरे जीवन काल में 24 लड़ाइयां लड़ी हैं जिसमें से 22 लड़ाइयां वो जीता है। इसके बाद 1555 का सरे हिंद का युद्ध होगा जिसमें हुमायूं और सिकंदर सूरी लड़ेंगे और इसमें हुमायूं जीतेगा और पुनः मुगल वंश की स्थापना होगी और सूर्यवंश का समापन हो जाएगा। और शेर शाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है और अकबर का अग्रगामी दारा सिकोह को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सेगमेंट हो जाएगा आपका अकबर के टाइम, अकबर का सेगमेंट हो जाएगा। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा अकबर की बात कर रहे हैं हम। तो अकबर का जो टाइम पीरियड है पूरा वो आपका लगभग आपका वही 1556 से 1605 तक का है। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ 1556 से 1605 तक का टाइम पीरियड है किसका, अकबर का। और ये जो मुगल काल है, मुगल काल का सबसे लंबा कार्यकाल है अकबर का, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सबसे लंबा। थोड़ा सा कम इसका औरंगजेब का है 58 से 7 तक लेकर के, लेकिन इसका 56 से 5 तक है, कुछ महीनों का अंतर आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। जन्म कहाँ पर हुआ था अकबर का, तो 1542 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हुमायूं और माताजी का नाम हमीदा बानो बेगम था। बचपन का नाम अकबर के बदरुद्दीन था, कारण क्योंकि पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था और पूर्णिमा को फारसी भाषा में बद्र कहा जाता है, इस वजह से इनका नाम बदरुद्दीन रखा गया। इनका जन्म अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ हुआ था, ये बात भी आपको याद रखनी है। हुमायूं की दूसरी पराजय जो हुई है वो उसके बाद मुगल वंश की, हुमायूं की दूसरी पराजय 1555 में हुई। हुमायूं के द्वारा दूसरी बार 1555 में मुगल वंश की स्थापना हुई, जब उसने मच्छीवाड़ा का युद्ध जीता था उसके बाद। इसके बाद जब 1556 में हुमायूं की डेथ होगी तो उसके बाद जो संरक्षक रहेगा अकबर का,
बैरम खां, तो उसके ही संरक्षक में अकबर जो है गद्दी पर बैठेंगे 1556 में। वो भी तब जब वो हेमू नाम के व्यक्ति को हराएंगे, क्योंकि जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होगी 1556 में, तो उनकी जगह पर हेमू नाम का एक व्यक्ति दिल्ली गद्दी पर बैठ जाएगा। अच्छा, तो फिर उस समय अकबर कहाँ था? तो अकबर गुरदासपुर नामक जगह पर एक था, जो आपका पंजाब में पड़ता है, वहां पर। तो 1556 में जैसे ही ये सीढ़ियों से गिरकर मरेगा हुमायूं, वैसे ही हेमू के द्वारा अंतिम व्यक्ति था, अंतिम हिंदू था जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हेमू ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। अभी तक कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की है, और ये अंतिम शासक था विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करने वाला। अब विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण सबसे पहले किसने की थी? तो चंद्रगुप्त सेकंड है जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, और माना जाता है कि सबसे योग्य व्यक्ति जो होते थे वो विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करते थे। मैंने बताया अकबर था कहाँ पे? तो अकबर जो है उस समय पे पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर था, और यहीं पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, जब पहली बार बैरम खां के संरक्षण में ये था, क्योंकि हुमायूं मर गया है और दिल्ली पर जो अधिकार है वो हेमू का हो चुका है पिताजी की मृत्यु के बाद। अच्छा, संरक्षक कौन था? तो इनका ही सेनापति जो था बैरम खां, वही इसका संरक्षक था। आगे राज्याभिषेक के बाद बैरम खां की मदद से ये पंजाब से हरियाणा की ओर आया, और हरियाणा से फिर कहाँ? दिल्ली की ओर आएंगे, ताकि दिल्ली पर आकर के ये दिल्ली पर पुनः अधिकार कर सकें। और वहीं पर नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अकबर और बैरम खां एक साथ लड़े, और हेमचंद्र विक्रमादित्य मतलब हेमू दूसरी तरफ से लड़ा। कहा जाता है ये युद्ध काफी भीषण था, काफी पावरफुल था, लेकिन एक समस्या थी इस युद्ध में कि जो हेमू था वो पूरी तरह से लोह वस्त्र या पहन के आया था, जिससे उसको मारना बहुत मुश्किल था। कहा जाता है पूरे कवच में केवल आंखें थी जो हेमचंद्र विक्रमादित्य की दिख रही थी, और बैरम खान ने शुरुआत से ही कुछ तीरंदाजों को सिर्फ इस कृत्य के लिए लगा रखा था कि आपका कार्य केवल हेमू की आंख को निशाना साधना है, और ऐसा हुआ भी। कहा जाता है पूरा युद्ध खत्म हो चुका था, अकबर की सेना लगभग हार चुकी थी, पराजित हो चुकी थी, लेकिन तभी एक तीरंदाज का तीर आया और हेमू की आंख में लग गया। जैसे ही हेमू की आंख में वो तीर लगेगा तो हेमू हाथी से नीचे गिरेगा, और गिर करके उसकी मृत्यु हो जाएगी, और जैसे ही अपने राजा को गिरता देखेगी सेना, तो सेना तुरंत क्या होगी? भाग खड़ी होगी। ये हो जाएगा। इसके बाद हेमू, तो हेमू के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। हेमू क्या करता था? अकबर ये युद्ध जीत गया है ना, पानीपत का दूसरा युद्ध के नाम से फेमस है 1556 में। हेमू के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में हेमू क्या कर रहा था? तो हरियाणा की सड़कों पर नमक बेचने का काम करता था। बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। दो लोगों के बारे में आपको इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक हेमचंद्र विक्रमादित्य और दूसरा शेरशाह। हेमचंद्र विक्रमादित्य क्या कर रहा है? हुमायूं के टाइम पीरियड में वो क्या कर रहा है? उस समय वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की सड़कों पे नमक बेचने का काम कर रहा है। अगर 30 भी मार्क के चलिए तो 25 साल बाद, 30 20 50 55 56 25 26 साल बाद वही व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पर बैठ रहा है। तो ये है आपके मेहनत का कि आप जितनी ज्यादा मेहनत एक क्षेत्र में करते हैं तो उस क्षेत्र में आपको सफलता बहुत, मतलब सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अगला, आदिल शाह सूरी के द्वारा हेमू को क्या बनाया गया? पीएम बनाया गया। आदिल शाह के लिए आदिल शाह ने कुल 24 युद्ध लड़े, और जिसमें से 22 युद्ध उसने जीते थे। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात दिल्ली पर अधिकार कर लिया इनके द्वारा, और विक्रमादित्य की उपाधि ली गई। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होगी वैसे ही हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां या अंतिम शासक है। ये बात आपको मार्क करके रखना है। अगर हम अकबर के टाइम पीरियड को देखेंगे तो 3 भागों में बांट सकते हैं हम। 1556 से 1560 बैरम खां के संरक्षण में, 1560 से 1562 धाई माह और महामाह के संरक्षण में, और 1562 से 1605 अकबर का शासनकाल ये स्वयं में चलेगा। तो 2 लोगों के संरक्षण में चलेगा, और तीसरा टाइम पीरियड अपने आप से चला आएगा। बैरम खां के संरक्षण में कुछ खास योगदान था नहीं, मतलब था तो उस समय काफी युवावस्था में था अकबर, इस वजह से। तो बैरम खां को वजीर के पद पे बिठा रखा था, लेकिन कुछ लोगों के भड़काने पे आकर के अकबर के द्वारा बैरम खां को वजीर के पद से हटा दिया, और वजीर के पद से हटाने के बाद इनको राजस्थान में एक जागीरदार बना दिया गया। और जो नया वजीर बना अहमद खां, इसको नया वजीर बनाया अकबर ने। लेकिन समस्या यहाँ हो गई कि अहमद खां को अहमद खां जो था वो पहले बैरम खां के सुपरविजन में आता था, मतलब बैरम खां बड़ा अधिकारी था और अहमद खां छोटा अधिकारी था। परंतु जैसे ही अहमद खां वजीर बना और बैरम खां को जागीरदार बनाया गया, तो बैरम खां एक छोटा व्यक्ति हो गया पद के रूप में, और अहमद खां एक बड़ा व्यक्ति हो गया। तो बैरम खां को बड़ा बुरा लगा इस बात को लेकर के, और बैरम खां ने 1560 में विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह का दमन करने में एक युद्ध हुआ जिसे हम बोलते हैं तिलवाड़ा का युद्ध, जो बैरम खां और अकबर के बीच में होगा।
जिसमें बैरम खां पराजित होगा और अकबर खां इस युद्ध में क्या होगा, विजयी होगा। अब इसके बाद जैसे ये सारी व्यवस्था हो गई, कहा जाता है कि अच्छा क्यों हुआ था, बैरम खां को क्यों हटाया गया था, क्योंकि बैरम खां वजीर था और इसने पूरी पावर जो है बैरम खां के हाथों में थी, क्योंकि अकबर बहुत युवावस्था में था। इस चक्कर में कहा जाता है बैरम खां उसका दुरुपयोग करने लगा, या दुरुपयोग करने लगा या कुछ लोगों के द्वारा दुरुपयोग की बात अकबर से बोल करके अकबर को भड़का दिया गया। बस इतनी सी बात है। आज की डेट में किसी को भी भड़काना बहुत आसान है ना। बस उसके बारे में दो चार कटु शब्द बोलिए, हो गया। अगला, बैरम खां की हत्या एक व्यक्ति के द्वारा की गई। ये व्यक्ति कहाँ पे था भैया, मक्का मक्का जा रहे थे जब इनको दो बातें बोली गई। जब ये युद्ध हुआ, दिलवाड़ा का युद्ध हुआ, इसके बाद बैरम खां के सामने दो बात रखी गई अकबर के द्वारा, या तो आप राज दरबार में आकर के एक उच्च पद ले लीजिए, या तो फिर आप मक्का और मदीना की यात्रा मतलब हज की यात्रा को चले जाइए। लेकिन बैरम खां ने कोई पद ग्रहण करना उचित नहीं समझा और वो हज की यात्रा के लिए गया। लेकिन वहीं पर पाटन नामक स्थान पर एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। और किसने हत्या की, तो बाद में इसका खुलासा हुआ कि जब ये मच्छीवाड़ा का युद्ध हो रहा था हुमायूं के टाइम पर, तब इसने एक व्यक्ति के पिता, एक व्यक्ति को मारा था, उसके ही पुत्र के द्वारा इसकी हत्या की गई थी मक्का में। इसके बाद बैरम खां की मृत्यु के बाद लगभग 6 माह में 4 वजीर बदले गए। महामंगा के पुत्र और जीजीअंगा, दो धाय माएँ थी इनकी। तो महामंगा जीजीअंगा के पति को चौथा वजीर बनाया गया और महामंगा के पुत्र को चौथा वजीर बनाया गया। तो जब चौथा वजीर बनाया गया जीजीअंगा के पुत्र को, तो महामंगा के पुत्र को बहुत बुरा लगा। तो महामंगा के पुत्र ने इनके पति को, जो चौथा वजीर था, उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद आगे जा करके अकबर की भी हत्या करने के लिए तलवार लेकर के, नंगी तलवार लेकर के अकबर के कक्ष में जा घुसा। तो अकबर के सैनिकों द्वारा इसे बंदी बनाया गया और हाथ पैर बंधवा करके इसको छत से फेंकवा दिया गया और इसकी मृत्यु हो गई। और कहा जाता है अपने पुत्र के आघात से 1562 में धाय माँ की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और ये हुआ धाय माँ और उनके पुत्र का पूरा अंत हो गया। उसके बाद आमेर के शासक, आमेर के राजा थे जिनका भारमाल की पुत्री थी, जिनका नाम था हरखाबाई। तो हरखाबाई से इन्होंने विवाह किया और विवाह करने के बाद इनका नाम रखा, जिनका नाम था मरियम उज जमानी। क्या नाम था, मरियम उज जमानी। तो ये बिहार के भारमाल की पुत्री हरखाबाई से विवाह किया और उसका नाम रखा मरियम उज जमानी। उसके बाद हरखाबाई, अच्छा ये जोधाबाई नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं है अभी समझा दे रहा हूं मैं। तो हरखाबाई का ननिहाल जो था वो जोधपुर था। तो कहा जाता है अकबर कई बार हरखाबाई को जोधपुरी बाई बुलाता था और इसी वजह से कुछ इतिहासकार इसे जोधाबाई भी बोलते हैं। लेकिन जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं है। तो जोधाबाई कौन है फिर, मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, जिनका विवाह सलीम के साथ हुआ, ये इतिहास में जोधाबाई के नाम से फेमस है और इनको जोधाबाई कहा जाता है। तो जोधाबाई किसको कहा जाता है, जगत गोसाई को कहा जाता है, जो सलीम की पत्नी है, मतलब अकबर के पुत्र की पत्नी है, उन्हें जोधाबाई कहा जाता है, इनको नहीं। अकबर के 9 रत्न थे। तो अकबर की सफलता, अकबर तो अनपढ़ था, मैंने बताया था अकबर क्या है, एक अनपढ़ व्यक्ति है। तो अकबर की सफलता का जो मेन श्रेय जाएगा ना, वो सफलता का मुख्य कारण उसके दरबार के 9 रत्नों को जाएगा। पहले 9 रत्न किसके, अच्छा ये हमेशा रहा है, जैसे अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, इनकी भी सफलता का जो मुख्य श्रेय जाता है वो अपने आसपास योग्य व्यक्तियों को रखना है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो योग्य व्यक्तियों को अपने आसपास रखिए, वो उनके सहयोग से आप सफल जरूर हो जाएंगे अपने जीवन काल में। तो अकबर के पहले भी 9 रत्न रखे गए थे। चंद्रगुप्त सेकंड ने 9 रत्न रखे थे। शिवाजी महाराज ने अष्ट प्रधान, उसके बाद कृष्णदेव राज ने अष्ट दिग्गज और शाहजहां के टाइम पे अष्ट छाप रखे गए। ये क्या है भैया, तो ये वो है जब राजा अपने आसपास योग्य व्यक्तियों को रखता था, ताकि उसके उन योग्य व्यक्तियों की वजह से उसका जो साम्राज्य है, जो शासन व्यवस्था है, वो अच्छी चल सके। इसके बाद बीरबल के 9 रत्न, तो सॉरी अकबर के 9 रत्न में पहला व्यक्ति नाम है बीरबल, एक ब्राह्मण व्यक्ति थे और इनको वजीर बनाया गया था और इनके बचपन का नाम महेश दास था। और कहा जाता है अकबर के शासन काल में जो सबसे ज्यादा योगदान है बीरबल का ही है, क्योंकि वजीर के पद पे थे और लगभग सभी जरूरी जो सलाह दी जाती थी वो अकबर को बीरबल के द्वारा दी जाती थी। अगला अबुल फजल थे। इसके बाद तानसेन, जिनके बचपन का नाम रामतनु पांडे है और ये रागदीप गाने के लिए बहुत फेमस थे। और रागदीप क्या है, कहा जाता है इससे जो है दरबार में अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी, इतना संगीत में इनका मतलब एकाग्रता और पावर थी इनके उसमें। इसके बाद अगला व्यक्ति मान सिंह है, जो अकबर का सेनाध्यक्ष था। अब्दुल रहीम खाने खाना। इसके बाद टोडरमल, जो इनके वित्त मंत्री थे, जिन्होंने दहसाला व्यवस्था या मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की है और बाजार को नियंत्रित रखने की भी प्रणाली बताई है। इसके बाद 7वें व्यक्ति थे मुल्ला दो प्याजा, उसके बाद फैजी और उसके बाद फकीर अजीउद्दीन। तो ये 9 व्यक्ति हैं जो अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। इसके बाद
मैंने बताया कि 1556 से 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में और 1560 से 1562 तक धाई माँ के संरक्षण में शासन चलाया। 1562 वो टाइम पीरियड था जब शासन व्यवस्था अपने अपने हाथों में लाया था अकबर के हाथों में आ गई थी। अब अकबर ने बहुत सारे सुधार किए, जिनमें से पहला सुधार था दास प्रथा का अंत 1562 में किया। 1563 में अकबर द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। 1564 में अकबर ने जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया। इसके बाद 1569 में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर सलीम का जन्म हुआ। शेख सलीम चिश्ती एक बहुत फेमस संत थे, उनके यहाँ अकबर का जन्म हुआ, सलीम का जन्म हुआ, जो कि अकबर का पुत्र है। इनके अकबर के टाइम पीरियड को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में काफी योगदान हुआ है इनके टाइम पीरियड में। अगला जहांगीर, इसके बाद जो आएंगे उन्हें चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाएगा, और उसके बाद जो शाहजहां आएंगे उन्हें स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाएगा, क्योंकि उनके टाइम पे चित्रकला में योगदान दिए गए हैं और उनके टाइम पे कई सारी इमारतें बनाई गई हैं। बहुत सारे कवि थे अकबर के दरबार में, लेकिन जो सबसे इनका दरबारी व्यक्ति था उसका नाम था अब्दुस्मद, है ना। और अब्दुस्मद को अकबर द्वारा सीरी कलम की उपाधि दी गई है, ये बात आपको याद रखनी है। आधिकारिक भाषा, तो मुगलों की आधिकारिक भाषा फारसी थी, इस बात को आप मन में बिठा के रखिएगा, पूछा जाएगा। फैजी जो कि एक कवि थे, इन्होंने फारसी भाषा में बहुत सारी चीजों का अनुवाद किया है। जैसे पहला अनुवाद महाभारत का किया है रज्मनामा के नाम से। इसके बाद लीलावती, नल दमयंती, इन दोनों का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया है। एक कवि और थे अब्दुल कादिर बदायूं, इन्होंने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है। तो लगभग जितने भी अच्छे धार्मिक ग्रंथ हैं उन सभी धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद कराया गया था फारसी भाषा में अकबर के समय पे। इसी वजह से इसे साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके बाद आ जाइए अकबर के, अगर हम प्रमुख सैन्य अभियान की बात कर लें तो अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान में मान सिंह का योगदान सबसे अधिक है, क्योंकि मैंने बताया सेनापति थे और इन्होंने काफी योगदान दिया है। पहला कुछ विद्रोह हुए इनके टाइम पे, 3 मेजर विद्रोह हैं। पहला विद्रोह हुआ 1565 में, जो अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में हुआ, और अब्दुल्ला के द्वारा कामरान के पुत्र को ही अकबर की जगह बिठाने का प्रयास किया जा रहा था, और इस विद्रोह का दमन मान सिंह के द्वारा किया गया। दूसरा विद्रोह यूसुफ जाइयों के द्वारा किया गया गुजरात में, और इस विद्रोह का दमन करने के लिए बीरबल को भेजा गया, जो सफल नहीं हो सके और वहीं विद्रोह का दमन करते वक्त अपने प्राण गंवा दिए। और बाद में इस विद्रोह का दमन मान सिंह और टोडरमल ने किया था। तो बीरबल को तो भेजा गया, लेकिन इसकी हत्या हो गई, और इसका दमन बाद में किसने किया? मान सिंह और टोडरमल के द्वारा किया गया। ठीक है। इसके बाद 1599 आया। 1599 में सलीम का विद्रोह हुआ। सलीम ने भी कई बार विद्रोह किया है। पहली बार विद्रोह हुआ, मान सिंह ने दमन किया। दोबारा अकबर ने सलीम को 1602 में बोला कि आप दक्षिण चले जाइए, लेकिन इसने ये दक्षिण जाने से मना कर देगा और ये भाग करके इलाहाबाद पहुंच जाएगा। तो सलीम को जागीर दी, जागीर देने के बाद इसको इलाहाबाद पहुंचाया गया, लेकिन इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी के अधीन नहीं, मतलब विद्रोह कर दिया। अकबर द्वारा इस विद्रोह का दमन करने के लिए अबुल फजल को बुलाया गया। अब जब अबुल फजल यहाँ आएंगे तो अब जाहिर सी बात है विद्रोह का दमन करने आ रहे हैं। तो सलीम ने क्या किया, एक सरदार थे वीर सिंह बुंदेला, उनकी मदद से अबुल फजल की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। इससे बहुत ज्यादा आहत हुए कौन? अकबर। और अकबर ने अपना उत्तराधिकारी सलीम को मानने से मना कर दिया और बोला कि सलीम मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा। और सलीम का एक पुत्र था, उसको जो है उसने अकबर के द्वारा क्या किया गया? उत्तराधिकारी बना दिया गया। फिर भी लेकिन इसके बाद भी चीजें चलती रहीं। दादी के कहने पर सलीम ने माफी मांगी अकबर से, और बाद में अकबर द्वारा सलीम को माफ भी कर दिया गया। तीसरा विद्रोह जो किया वो फिर से किया। अकबर इलाहाबाद में ही था सलीम, विद्रोह पुनः किया। अकबर पुनः गया विद्रोह का दमन करने, लेकिन रास्ते में जब वो पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी माँ और सलीम की दादी की तबीयत खराब है। तो दोनों पिता और पुत्र वापस आए, आगरा पहुंचे, और आगरा में क्योंकि तब तक उनकी मृत्यु हो गई थी, तो मौत की खबर सुन करके सब वापस आए, और वापस आकर के पुनः सलीम ने एक बार अकबर से माफी मांगी, और कहा जाता है एक पिता ने अपने पुत्र को पुनः एक बार माफ कर दिया। 1562 में इनका अभियान था, पहला अभियान है जो वो विद्रोह थे, ये अभियान है। बाज बहादुर के विरुद्ध हुआ पहला अभियान। बाज बहादुर को पराजित करने के बाद इनकी पत्नी से इसने क्या किया? विवाह कर लिया। 1568 में अगला अभियान मेवाड़ अभियान था, और मेवाड़ अभियान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अकबर के टाइम पे मेवाड़ अभियान पर अभियान तो बहुत सारे किए गए, लेकिन कभी अकबर मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाया, या मुगलों द्वारा कभी मेवाड़ पर अधिकार नहीं हो सका। तो ये लिखा हुआ है मुगलों द्वारा मेवाड़ पर अधिकार नहीं होगा। पहली बार कब किया जाएगा? तो अकबर का अभियान होगा, अकबर का अभियान होगा उदय सिंह के विरुद्ध होगा, है ना। अच्छा, उदय सिंह कौन है? तो मैंने बताया था जो खानवा का युद्ध था राणा सांगा के साथ हुआ था, उनके ही पुत्र का नाम है उदय सिंह। तो अकबर का पहला अभियान उदय सिंह के साथ होगा, और इस अभियान में उदय सिंह को पराजित तो कर देंगे, लेकिन
मेवाड़ पर मुगलों का अधिकार नहीं होगा। अगला मेवाड़ पर जो अगला अभियान है वो होगा 1576 में, जिसे आप सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस युद्ध लड़ा गया, हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अकबर की तरफ से मानसिंह लड़े और महाराणा प्रताप को पराजित किया गया। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप भी थे, लेकिन पुनः महाराणा प्रताप के पराजित होने के बाद भी मेवाड़ पर अकबर का या मुगलों का अधिकार नहीं हुआ। इसके बाद अगले शासक अमर सिंह बनेंगे और ये भी काफी अच्छा डिफेंड करेंगे, कभी इनका अधिकार नहीं हो पाया मेवाड़ पर। अगले लिखिएगा, अकबर के द्वारा सिखों के चौथे गुरु जो थे रामदास, इनको 500 बीघा जमीन दान दी गई थी। अच्छा, रामदास जी ने क्या किया, तो रामदास जी के द्वारा रामदास नगर की स्थापना की गई और यहीं पर गुरुद्वारा बनवाया गया और गुरुद्वारा का नाम था गुरु हरमंदिर साहिब। गुरुद्वारा का नाम था गुरु हरमंदिर साहिब और इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना गया। ठीक है, अब जो रामदास नगर है वो आज किस नाम से जाना जाता है, तो अमृतसर के नाम से जाना जाता है। और जो स्वर्ण मंदिर बनाया गया था, ये जो गुरु हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा बनाया गया था, इस पर आगे चल करके सोने की परत चढ़वाई थी महाराजा रणजीत सिंह ने। तो जो आज स्वर्ण मंदिर कहा जाता है ना उसको, वो सोने की परत चढ़वाने जब महाराजा रणजीत सिंह ने सोने की परत चढ़वाई, उसके बाद ही उसे स्वर्ण मंदिर कहा गया। 1582 ईस्वी में क्या हुआ, दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत की अकबर ने, क्योंकि वो पहला पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करना चाहता था कि भैया हम ऐसा कुछ करें जिससे जो हमारा साम्राज्य है उस पर किसी विशेष धर्म को सपोर्ट ना किया जाए। इसलिए कैसे ग्रहण कर सकते हैं आप ये धर्म, तो रविवार के दिन कोई भी व्यक्ति इस धर्म को ग्रहण कर सकता है। कैसे करेगा, तो पहले वो बादशाह के पास आए, सिजदा और पैबोस नामक 2 पद्धतियां करें और उसके बाद अपनी पगड़ी उतार करके बादशाह के पैरों के पास रखें। बादशाह उस पगड़ी को उसके सर पे दोबारा पहुंचा देंगे और बाकी जो आसपास के सभी लोग हैं वो अल्लाहू अकबर बोलेंगे और अल्लाहू अकबर बोलने के साथ ही उस व्यक्ति का धर्म जो है वो बदल करके क्या हो जाएगा, दीन ए इलाही हो जाएगा। किसने, हिंदुओं में किसने ग्रहण किया, तो एकमात्र व्यक्ति थे बीरबल, जिन्होंने एक धर्म ग्रहण किया, बाकी किसी भी व्यक्ति ने ग्रहण नहीं किया। दरबार में और भी 2 फेमस लोग हैं, मानसिंह और टोडरमल, इन्होंने दीन ए इलाही धर्म को ग्रहण नहीं किया। इसके बाद आ जाइए 1583 आ जाइए, यहाँ पर इलाही गज, इलाही संवत और इलाही सिक्के चलाए गए और ये सिक्कों का प्रचलन किसके द्वारा किया गया, अकबर के द्वारा किया गया। टोडरमल के द्वारा मनसबदारी प्रथा व्यवस्था की शुरुआत हुई 1583 में की गई और वो चीन के मंगोलों के मतलब मनसबदारी है, ये एक तरह से टैक्स वसूली की व्यवस्था है, जैसे मनसबदारी व्यवस्था हो गई और आपका इक्तेदारी व्यवस्था हो गई है ना, ये सब टैक्स कलेक्शन की व्यवस्थाएं हैं। तो मनसबदारी की व्यवस्था की गई और ये सबसे पहले जो शुरू किया गया था वो चीन में शुरू किया गया था। स्थापत्य कला में अकबर का क्या क्या योगदान है, तो इबादत खाने का निर्माण कराया अकबर ने, पंचमहल बनवाया अकबर के द्वारा, मरियम महल का निर्माण कराया गया, इलाहाबाद, लाहौर और लाल किला, यहाँ पर 3 किले बनवाए गए अकबर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, आगरा के लाल किले की बात हो रही है, दिल्ली के नहीं। ठीक है, आगे आ जाइए। 1605 ईस्वी में अकबर की अतिसार रोग से मृत्यु हो गई और इसका मकबरा सिकंदरा में, ये भी याद रखिएगा। दरबार में महारानी एलिजाबेथ का संदेश वाहक आया जॉन मिल्डन हॉल, जो 1599 में आया, अकबर के टाइम पे ही आया था ये, और ये पहला संदेश वाहक है अंग्रेजों की तरफ से जो आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप।